नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं विश्व सिकल सेल दिवस पर खास कार्यक्रम। जी हां, सिकल सेल रोग या एससीडी खून से जुड़ी एक बीमारी है जो बच्चे में अपने माता पिता या दोनों से आनुवांशिक रूप से आती है। इस बीमारी में खून में पर्याप्त संख्या में लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती जो शरीर में ऑक्सीजन ले जाने के लिए जरूरी है। भारत में सिकल सेल मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक और कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में 10% सिकल सेल आबादी में फैला हुआ है। हालांकि कुछ जातियों में ये 30% तक देखा गया है। और साथ ही साथ जब सिकल सेल आपको होता है तो उसके बाद आप कई गंभीर बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि इसमें व्यक्ति की मौत भी हो जाती है, क्योंकि इसमें लीवर, किडनी के डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा हाथों में दर्द होना, हाथ पैरों में दर्द होना, सूजन होना, बुखार आना, ये कुछ इसके ऐसे लक्षण हैं जिससे हमें दो चार होना पड़ता है। तो वर्ल्ड सिकल सेल डे के मौके पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये रोग क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है, क्या इसका इलाज है, क्या इसके उपाय हैं, बहुत जानना जरूरी है। और सबसे जरूरी बात ये कि ये जो कुछ विशेष क्षेत्रों में पाया जाता है, खासतौर पर छत्तीसगढ़ में जिस तरह से इसके मामले सामने आते हैं, ऐसा क्यों है? क्या वो एक बेल्ट ऐसा है जिसमें ये खास तौर पर पाया जाता है? तो उसके कारण क्या है और उससे निपटा कैसे जा सकता है? और इस विषय पर चर्चा करेंगे, इसके बारे में ज़्यादा जानेंगे। जाहिर तौर पर इसके लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर नीलेश जैन, कंसल्टेंट ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, बालको मेडिकल सेंटर से हमारे साथ। बहुत स्वागत है डॉक्टर नीलेश आपका। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि इसको पहले थोड़ा समझाइए, सिकल सेल कई लोग नहीं जानते इसके बारे में, ये क्या है, ये रोग कैसे होता है। सबसे पहले इसको थोड़ा डिटेल में हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि दरअसल ये बीमारी है क्या। बिल्कुल, सिकल सेल एनीमिया जिसको हम जी, सिकल सेल एनीमिया एक अनुवांशिक बीमारी है, जैसा कि आपने बताया। यह बेसिकली खून में हम लोग जो बोलते हैं रेड सेल्स के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है। सो बेसिकली सिकल सेल में हीमोग्लोबिन के अंदर जो बीटा ग्लोबिन चेन्स होती हैं, उनके अंदर म्यूटेशन होने की वजह से उनका जो रेड सेल का जो शेप होता है, जिसको हम लोग बाई कॉन्केव शेप नॉर्मल जो रेड सेल्स का होता है, उसकी जगह वो सिकल शेप्ड सेल्स हो जाती हैं, इसलिए इसको सिकल सेल एनीमिया बोला जाता है। अभी सिर्फ शेप चेंज होने की वजह से जो अल्टीमेटली पेशेंट्स में जो प्रॉब्लम होती है वो है कि उनका रेड सेल्स टूटने लगता है। वो सेल का जो मेम्ब्रेन होता है वो ज़्यादा रिजिड हो जाता है। रिजिड होने की वजह से बार बार सेल का टूटना और जहाँ जो पतली कैपिलरीज और छोटी ब्लड वेसल्स जो शरीर के अंदर होती हैं, जो हमारी नॉर्मल सेल होती है वो फ्लेक्सिबल होने की वजह से वहां से निकल जाती है, जबकि सिकल सेल बिकॉज ऑफ दिस सिकलिंग की वजह से वो रेड सेल्स इकट्ठा होकर उस छोटी छोटी जो खून की नली या हम लोग जो कैपिलरीज बोलते हैं, वेन्यूल्स बोलते हैं, वहां जाके फंस जाती हैं और ये वहां से अपना सारा साइन एंड सिम्टम्स, जो कि पेन क्राइसिस के रूप में, स्प्लेनिक सिक्वेस्ट्रेशंस के रूप में, या फिर जो दूसरे तरीके की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, स्ट्रोक्स होते हैं सिकल सेल एनीमिया वाले पेशेंट्स को, जो एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम हम लोग बोलते हैं कि लंग्स में, जो छाती में जो वेन्यूल्स और जो कैपिलरीज होती हैं वहां पे सिकल सेल फंस जाती हैं और उसकी वजह से ऑक्सीजन के आदान प्रदान में बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। इस टाइप की सिचुएशन जो आती है, जिसको हम लोग सिकल सेल एनीमिया के कॉम्प्लिकेशंस के रूप में देखते हैं, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस बिकॉज ऑफ दैट सिकल शेप्ड सेल्स, जो कि सिकलिंग हम लोग जनरल भाषा में बोलते हैं, और उसकी मेम्ब्रेन के रिजिड होने की वजह से होती है। अभी इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये किस टाइप का रोग है। सो बेसिकली होता क्या है, सिकल एक अनुवांशिक बीमारी है। ये माता पिता से बच्चों में आती है, जिसको हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर भी बोलते हैं। जिस तरीके से थैलेसीमिया होता है वो भी एक हीमोग्लोबिन की ही डिफेक्ट की वजह से होता है। तो सिमिलरली सिकल सेल में भी जो माता पिता, आइदर कोई एक उनमें से, या तो माता या पिता पूरा डिसीज है, होमोजाइगस हम लोग कंडीशन बोलते हैं, या फिर हेट्रोजाइगस कंडीशन या ट्रेट जिसको बोलते हैं। तो ऐसा इसका यदि हम एक ट्री फॉर्म में देखें कि माता पिता से कैसे बच्चों में आता है, तो यदि माता और पिता दोनों को आधा आधा बीमारी है,
25% चांस होते हैं कि बच्चों में वो फुल डिसीज के रूप में आए और 75% चांस होते हैं कि उनमें ट्रेट फॉर्म में वो आए जी। उसके बाद यदि उनमें से एक डिसीज है एक पेरेंट और एक हेट्रोजाइगस है माने ट्रेट है, जिसको माइनर आप बोल सकते हैं बोलचाल की भाषा में, तो उस कंडीशन में भी अगेन 25% चांस बनते हैं कि वो पूरा डिसीज के रूप में किसी बच्चे को बीमारी के रूप में वो आए। तो ये एक जैसे मैंने बताया एक अनुवांशिक रोग है और इसकी रोकथाम सिर्फ और सिर्फ कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेके की जा सकती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम प्री मैरिटल स्क्रीनिंग या काउंसलिंग की जाए। प्री मैरिटल स्क्रीनिंग से मेरा बोलना है कि जो हम लोग इसका टेस्ट करते हैं, इसको हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस के माध्यम से जानते हैं कि ये किस टाइप की बीमारी है। उसमें हम देखते हैं उसको HPLC या हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, दोनों ही तरीके हैं इसको जानने के। तो शादी के पहले यदि हम ये देख लें कि मदर या फादर उनमें से किसी में भी इस बीमारी का आइदर माइनर फॉर्म में, जिसको हम लोग ट्रेट बोलते हैं, या डिसीज फॉर्म में, वो यदि हम पहले से पता लगा लें तो हमें काफी हद तक इसके कंट्रोल में, इसको हम प्रिवेंटिव मेजर्स के रूप में देखते हैं, सो दैट बच्चे को ये बीमारी के रूप में ना हो। ट्रेट यदि होता है फिर भी वो अपना नॉर्मल लाइफ जी सकता है विथ कुछ सपोर्टिव मेडिसिन और कुछ सपोर्ट्स के साथ। बट यदि डिसीज होता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करती हैं। यदि इसको प्रॉपर देखरेख नहीं की जाती है तो ये आगे चलकर उसको जो हम लोग बोलते हैं ऑर्गन डैमेज करना, किडनी हुआ, लीवर हुआ, हार्ट हुआ, लंग्स हुए, ब्रेन का स्ट्रोक हुआ, ये सारे कॉम्प्लिकेशन सिकल सेल डिसीज की वजह से हो सकते हैं पेशेंट्स के अंदर। सो प्रीमैरिटल स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूबॉर्न के अंदर भी जो न्यूबॉर्न होता है उसकी यदि हम स्क्रीनिंग कर लें तो उसमें भी इसका बहुत इंपॉर्टेंस है कि हम इस टाइप की कॉम्प्लिकेशंस को काफी हद तक कम कर सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी डॉक्टर कि जैसे आपने कहा कि ये ब्रेन स्ट्रोक का खतरा, लीवर किडनी का खतरा इससे होता है, मतलब ये नुकसान पहुंचा सकते हैं, किडनी लीवर को डैमेज कर सकते हैं, ब्रेन स्ट्रोक जैसी भी स्थिति आ सकती है। अभी पिछले कुछ समय में देखा जाए तो ये स्थितियां बार बार बनी हैं, ज्यादा बनी हैं, तो क्या ये सिकल सेल ही इसकी ज्यादातर वजह है? यदि हम इस पर्टिकुलर, जैसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रल इंडिया जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात का बॉर्डर हुआ, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, ये वो स्टेट्स हैं जहां पे सिकल सेल हम बेल्ट के रूप में जानते हैं। यहाँ पे सिकल सेल का इंसिडेंस और प्रिवलेंस दोनों ही ज्यादा हैं। इसके पीछे जो कारण देखा गया है कि ये जो बीमारी है ये ज्यादातर कुछ कम्युनिटीज में होती है, जिसमें हम लोग ट्राइब्स जो बोलते हैं, तो ट्राइबल कम्युनिटी में ये बीमारी ज्यादातर पाई जाती है। दूसरा, यदि हम छत्तीसगढ़ की पर्टिकुलर बात करें तो जो हमारा साहू कम्युनिटी है, इसमें काफी जो लोग हैं साहू कम्युनिटी से, उनमें ये बीमारी ज्यादातर पाई जाती है, आइदर इन ट्रेट फॉर्म और इन डिसीज। चलिए, तो ये जो आपने पर्टिकुलर एक बताया है जिनके बारे में, और इस क्षेत्र विशेष में ऐसा क्यों होता है ये भी हम आपसे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल दर्शकों, एक और मेहमान हमारे साथ, एक और डॉक्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर देवेंदु डे, DM क्लिनिकल हेमेटोलॉजिस्ट, बालको मेडिकल सेंटर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर देवेंदु। और चूंकि हम सिकल सेल पर बात कर रहे हैं, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि अभी जैसे डॉक्टर नीलेश बता रहे थे कि ये कुछ पर्टिकुलर एरियाज में ज्यादा है, छत्तीसगढ़ में इसमें अच्छा खासा जो है लोगों को ये रोग ने जकड़ रखा है। इसका बड़ा कारण जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, झारखंड, इनमें इसके ज्यादा लोग देखने को मिलते हैं जो इस रोग से पीड़ित है। ऐसा क्यों? ये सिकल सेल एनीमिया एक्चुअली एक जेनेटिक डिजीज है जो एक्चुअली हमारा जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में दो चेन रहते हैं, एक अल्फा चेन, एक बीटा चेन। इस बीटा चेन में एक परिवर्तन होता है। बीटा चेन के अंदर 6th पोजीशन में एक ग्लूटामिन अमीनो एसिड रहते हैं जो चेंज होकर वैलिन बन जाता है, और इसके लिए ही इनका हीमोग्लोबिन का प्रॉब्लम होता है और हीमोग्लोबिन टूट जाता है, जिसके लिए इनका हीमोग्लोबिन का कमी होता है। उसके साथ साथ जॉन्डिस यानी पीलिया होता है, और इसके साथ साथ इन पेशेंट्स को बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाता है बाद में। तो ये एक्चुअली जेनेटिक डिजीज है जो वंश परंपरा में आ रहा है, और कुछ ट्राइबल एरिया में ये ज़्यादा पाया जाता है। पहले हम लोग जब पहले देखे थे तो अफ्रीका में पहले पाया गया, लेकिन बाद में पता चला कि हमारा इंडियन जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसमें भी बहुत सारे पेशेंट्स को ऐसे बीमारी रहता है। और ये ऐसे पता नहीं चलता है जब
टेस्ट किया जाता है तभी पता चलता है कि इन लोगों को बीमारी है। ठीक है, अब चूंकि हमें उसके उपाय पर चलना चाहिए, क्योंकि आपने बताया कि क्या कारण है और ये होता है, लेकिन उपाय में चलने से पहले इसके लक्षण कौन कौन से होते हैं, मतलब कैसे समझ में आए कि हमें सिकल सेल एनीमिया है? सिकल सेल एनीमिया बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इनका आम लक्षण बहुत देर में आते हैं। मोस्टली जो दिखा जाता है पेशेंट्स को एनीमिया होता है, अर्थात उनका जो हीमोग्लोबिन का कमी होता है, उनको कमजोरी होता है। इसके साथ साथ उनका पीलिया यानी जॉन्डिस डेवलप करता है, तो उनका यूरिन भी पीला होता है, उनका आइज, उनका स्किन पीलेपन पड़ जाता है। और उसके साथ साथ जब बच्चे बड़े होते हैं 1 साल 2 साल उस टाइम पे इन लोगों को बहुत सारे पेन यानी क्राइसिस होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सिकल सेल क्राइसिस। इसमें बहुत रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, चेस्ट पेन होता है, उंगली में पेन होता है, बोन पेन होता है, बहुत सारे हिप जॉइंट में पेन होता है। ये सारा पेन्स लेके आते हैं और उसी टाइम पे हम लोग जब टेस्ट करते हैं हीमोग्लोबिन HPLC, उसमें पता चलता है कि इनका सिकल सेल एनीमिया है। ठीक है, डॉक्टर नीलेश, इस रोग को ठीक करने के लिए जो एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, ये कितना कारगर है इसके उपाय के रूप में? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। एक्चुअली नॉर्मली हम देखते हैं कि जब भी किसी को सिकल सेल डिसीज जो वाले पेशेंट्स होते हैं और उनको ट्रीटमेंट के रूप में अभी जो कुछ मेडिसिन प्लस ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्लस एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये 3-4 जो उपचार अवेलेबल हैं जिसके थ्रू हम ट्रीट करते हैं इस टाइप के पेशेंट्स को, उसमें एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन्स का बहुत बड़ा रोल है। बेसिकली होता क्या है कि जब ये क्राइसिस आती हैं, इसका मतलब है कि जो सिकल सेल का परसेंटेज इस टाइप के पेशेंट्स में वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हम देखते हैं कि किन्हीं पेशेंट्स में 60%, 70%, 80% तक सिकलिंग हो जाती है, सिकल सेल का परसेंटेज बढ़ जाता है। अभी उसको यदि आप जस्ट टॉप अप ट्रांसफ्यूजन देते हैं, मतलब जस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया इस टाइप के पेशेंट्स को, तो हम उसके जो परसेंटेज है वो नहीं घटा पा रहे हैं। उस परसेंटेज को कम करने के लिए हमारे पास जो मेथड है वो है एक्सचेंज रेड सेल ट्रांसफ्यूजन। सो उसमें हम क्या करते हैं कि पेशेंट्स का रेड सेल जो कि सिकल्ड रेड सेल्स है, सिकल शेप का रेड सेल्स है, उसको नॉर्मल हेल्दी रेड सेल के साथ रिप्लेस करते हैं। इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं एफेरेसिस। थ्रू एफेरेसिस हम इस टाइप का एक्सचेंज कर सकते हैं। इवन हम हमारे यहाँ लाइक बाल्को मेडिकल सेंटर में हम लोग ये प्रोसेस करते हैं और वहां पे ये इस टाइप का सारा कुछ काम किया जाता है। सो टॉप अप ट्रांसफ्यूजन से हमेशा बेटर होता है हम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करें, स्पेशली उन केसेस में जहां पे सिम्टम्स बहुत सीवियर हैं, जहां पे स्ट्रोक का रिस्क है, जहां पे एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम का रिस्क है, जहां पे बहुत सारा सिक्वेस्ट्रेशन हो रखा है। इस टाइप के पेशेंट्स में डेफिनेटली रेड सेल एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन बहुत और बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है डॉक्टर देवेंदु, इसके अलावा और क्या उपाय हो सकते हैं इसको रिकवर करने के या इसको ठीक करने के? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से दैट ये जो एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन बताया गया है, ये एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन सिर्फ जब पेन हो रहा है या फिर क्राइसिस हो रहा है उसी टाइम पे करना नहीं है, बल्कि जब उनका पेशेंट्स का एवरी 2 मंथ्स और एवरी 3 मंथ्स टेस्ट करके जब भी इनका सिकल्स परसेंटेज बढ़ रहा है उसी टाइम पे करना चाहिए, ताकि इनको क्राइसिस ना हो। और इसके साथ साथ कुछ मेडिसिन है जो उतना महंगा वाला नहीं है, बहुत चीप मेडिसिन होता है, लेकिन ये मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये हमारा सिकल परसेंटेज को भी कम करता है और सिकल का जो ब्लॉकेज होता है उस ब्लॉकेज को भी कम करता है। तो ये मेडिसिन भी कंटिन्यूअसली लेना चाहिए। और इसके साथ साथ इनका बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होता है, तो ये कॉम्प्लिकेशंस ना हो इसके लिए बहुत सारे टेस्ट होना चाहिए, जैसे कि हम ट्रांसक्रेनियल अल्ट्रासोनोग्राफी, ट्रांसक्रेनियल डॉपलर करते हैं, या फिर हम स्ट्रोक को प्रिवेंट करने के लिए कुछ टेस्ट करते हैं। इन लोगों का चेस्ट में इकोकार्डियोग्राफी करके देखना पड़ता है, इनका चेस्ट का हाल कैसा है, इनका हार्ट का हाल कैसा है, इनका फेरिटिन टेस्ट करते हैं कि इनका आयरन ओवरलोड हो रहा है कि नहीं, ये सब देखना होता है। और अगर ये सारा कॉम्प्लिकेशंस कुछ आते हैं तो उनके लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देना पड़ता है। ठीक है डॉक्टर देवेंद्र, यहाँ पर एक सवाल मेरा लेकिन ये है, जैसे आपने बताया कि जिन एरिया में, जिन पर्टिकुलर एरियाज में है और जिन लोगों में है ज्यादातर, उससे मैं ये समझ पा रही हूँ कि इनको जागरूक करने की भी जरूरत है। शायद जागरूकता का अभाव होगा जाहिर तौर पे, जिस तरह से अभी हमने बात की है। आदिवासी कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा इसका प्रभावित लोग रहते हैं। एक पर्टिकुलर समाज के बारे में बात कर रहे थे, साहू समाज के लोगों को। तो चूंकि मैं समझना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों और उनको क्या करना चाहिए, क्या सजेशंस आपकी तरफ से होंगे उनके लिए? जागरूकता तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऐसा एक बीमारी है जिसमें जेनेटिक डिजीज है, तो इसको हम लोग पूरी तरह से कम्प्लीटली क्योर नहीं कर पाएंगे। एक बार हो गया तो इनको क्योर नहीं हो पाएगा। तो
तो इसीलिए ये जागरूकता जरूरी है कि किसी भी घर में कोई भी सिकल पेशेंट ना हो। इसके लिए क्या करना चाहिए, हर एक पेशेंट्स, हर एक आदमी को जो भी है उन सबको एक टेस्ट करना चाहिए, हीमोग्लोबिन HPLC, जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। इसमें पता चलता है कि कोई भी पेशेंट ये सिकल का कैरियर है कि नहीं। अगर कैरियर है, दोनों कैरियर होता है, हस्बैंड एंड वाइफ, तब इन परिवार में 25% चांस रहता है कि बच्चों में सिकल हो जाए। तो अगर हम लोग ये परिवार में दो सिकल कैरियर में विवाह ना करने दें तो परिवार में कभी भी सिकल नहीं आएगा। और या फिर अगर दोनों सिकल कैरियर शादी कर भी ले, फिर भी वो अगर पहले आ जाते हैं, प्रेगनेंसी के पहले आ जाते हैं, तो हम लोग कुछ टेस्ट कर पाते हैं ताकि उसमें हम पता चलता है कि जो बच्चे आ रहे हैं उसमें सिकल है कि नहीं है। अगर सिकल है तो उनको उस बच्चे को छोड़ के दूसरे बच्चे के लिए हम लोग ट्राई करने के लिए बोल सकते हैं। तो इसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में सिकल पेशेंट होने से बचा सकते हैं। जी डॉक्टर देवेंदु, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि हम उस बच्चे को छोड़कर किसी और बच्चे की तरफ फिर जाना है, हमारा समाज इस बात को लेकिन नहीं मानता। आप समझते हैं कि उसकी भी क्या तकलीफें होती हैं, और वाकई में एक बड़ा रिस्क होता है और बड़ा डिसीजन होता है। फीलिंग्स के साथ इतना बड़ा रिस्क लेना वाकई एक बड़ी समस्या है। चूंकि डॉक्टर नीलेश, आपने भी जिक्र किया था, इसके लिए जो घरेलू उपाय हैं वो क्या हो सकते हैं? मतलब किस तरह से खाएं पिएं, या आपकी तरफ से क्या सजेशंस हो सकते हैं? बिल्कुल। घरेलू उपाय सबसे पहले तो जब भी इस टाइप का जब डिसीज डायग्नोस करते हैं हम लोग, तो उसमें कुछ मेडिसिन हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसमें फॉलिक एसिड का बहुत बड़ा रोल है। हाइड्रोक्सी यूरिया टैबलेट आती है, वो हम लोग देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि इन मेडिसिन को आप डेली जिस टाइप से प्रिस्क्राइब किया जाता है उसी फॉर्म में लें। उसके बाद अधिक से अधिक मात्रा में पानी पिएं। हेल्दी डाइट जिसको हम बोलते हैं, जो हम पेशेंट्स को समझाते हैं, वो हेल्दी डाइट लेना चाहिए। किसी भी उस पे डिहाइड्रेशन कभी भी नहीं होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अदरवाइज इससे अल्टीमेटली आपका सिकलिंग परसेंटेज बढ़ता है और आपको क्राइसिस प्रोड्यूस और उत्पन्न होती है। इसके साथ साथ में ऐसे स्थानों से बचना चाहिए जहां पे ऑक्सीजन का अभाव है या कम रहता है, जैसे कि जो ऊंचाई वाले स्थान हैं, मतलब ट्रैकिंग वगैरह अवॉइड करना चाहिए इस टाइप के पेशेंट्स को, क्योंकि वहां हाइपोक्सीमिया का रिस्क ज्यादा होता है। तो ये कुछ चीजें, और नियमित और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको नियमित रूप से जब भी कभी पेन होता है या किसी टाइप का आपको तकलीफ बढ़ता है, सांस लेने में परेशानी होती है, तो डेफिनेटली आपके जो भी फिजिशियन आपको देख रहा है उनको जाके एक बार दिखाना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, यदि हम इन चीजों को फॉलो करें तो डेफिनेटली इस बीमारी से हम काफी हद तक पार पा सकते हैं और इजीली इसको हम मैनेज कर सकते हैं, इवन घरों में। तो बिल्कुल। डॉक्टर देवेंदु, भारत में जागरूक हुए, बाकी देशों की आपने बात की, लेकिन यहाँ इसे लेकर जागरूकता आई है। सरकार ने किस तरह की व्यवस्थाएं की हैं? क्योंकि पहले हम जिक्र कर चुके हैं कि जिन लोगों में ज्यादातर पाया जाता है उनमें जाहिर तौर पर उन तक इसके बारे में जानकारी नहीं, उन्हें पता ही नहीं होता है, ज्यादातर वो पहुंचते भी नहीं है क्लिनिक तक, हॉस्पिटल तक। तो जागरूकता अभियान के साथ साथ व्यवस्थाएं क्या की है सरकार ने, और खासतौर पर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या तैयारियां की हैं? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग बहुत बार देखते हैं कि पेशेंट्स प्रेगनेंसी के टाइम पे आते हैं, उनको पता नहीं होता है कि उनको सिकल है, या फिर उनको कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, जो इन्फेक्शन बहुत घातक होता है, और उनको पता नहीं रहता है कि उनको सिकल है। क्योंकि सिकल पेशेंट को कुछ वैक्सीन दिया जाना चाहिए ताकि उनको इन्फेक्शन कम हो, लेकिन पेशेंट और लोगों में इतना जागरूकता है ही नहीं, उनको पता नहीं रहता है कि सिकल है कि नहीं है। इसलिए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट कुछ तो स्टेप लिए है, जैसे कि जो सिकल का स्क्रीनिंग टेस्ट वो अभी हो रहा है। हर एक कॉलेज में कॉलेज गोवर्स जो है उनके स्क्रीनिंग हो रहा है, ताकि एवरी पर्सन हु आर इन छत्तीसगढ़ स्टेट, all are getting screening for sickling. So whether they are having sickle or not, they can know from the very beginning of their college life. तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि उसमें पता चलता है कि हर एक पेशेंट्स का उनका सिकलिंग का स्टेटस क्या है, और उसके साथ साथ उनका आगे का जिंदगी का भी थोड़ा सा स्टेप्स ले सकते हैं। बिल्कुल। और अभी तक जो ये कहा जा रहा था कि इसका इलाज नहीं है, लेकिन अब जो इलाज आया है वो कितने % तक रिकवर करता है पेशेंट को, और कब तक, मतलब किस स्थिति तक उसके आने तक? हम लोग ये कहते हैं इलाज नहीं है, ऐसा नहीं कहूँगा। मैं ये कहता हूँ कि इनका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, लेकिन आप सिकल के साथ भी जी सकते हैं और सिकल के साथ भी
एक आम जिंदगी जी सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे मेडिसिन है, बहुत सारे उपाय है, जिसके जैसे ऑलरेडी कहा गया है कि रेगुलर बेसिस में ट्रांसफ्यूजन एंड एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, जो हाइड्रोक्सीयूरिया मेडिसिन, फॉलिक एसिड मेडिसिन, उसके साथ साथ वैक्सीनेशन ताकि उनका इन्फेक्शन ना हो। और अभी नया कुछ इंजेक्शंस, कुछ मेडिसिन आए हैं जो थोड़ा सा महंगा है, लेकिन ये सारा इंजेक्शंस देने से इनका जो क्राइसिस होता है, ये क्राइसिस भी बहुत हद तक कम कर सकते हैं और उसके साथ साथ इनका जिंदगी को भी लंबाई कर सकते हैं, नॉर्मल आम जिंदगी जी सकते हैं। जी, यहाँ पर सिकल सेल डे के मौके पर नीलेश, यदि आपसे हम टिप पूछना चाहें हमारे दर्शकों के लिए, तो वो क्या टिप होगी बहुत महत्वपूर्ण? मेरे ख्याल से तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम एक दूसरे को जो एक अवेयरनेस होता है, ये बेसिकली इसका यदि हम पूरा नाम देखते हैं तो ये सिकल सेल अवेयरनेस डे हम इसको बोलते हैं, वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे। सो एक अवेयरनेस क्रिएट होनी चाहिए समाज में। उसके लिए लोगों को ये समझना चाहिए कि किस तरीके से हम जो क्राइसिस या जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं सिकल सेल की बीमारी से, उनसे कैसे बचें, जो कि हमने उपाय कुछ ये बताए हैं यहाँ पे। दूसरा है कि हम इसको प्रिवेंट कैसे करें। सो प्रिवेंटो, हम बोलते हैं कि प्रिवेंटो स्ट्रेटजी इज द बेस्ट स्ट्रेटजी। उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रीमैरिटल स्क्रीनिंग एंड एंटीनेटल स्क्रीनिंग। सो प्रीमैरिटल स्क्रीनिंग से हम ये जान पाएंगे कि मदर या फादर जो होने वाले हैं, पेरेंट्स में कोई सिकल सेल ट्रेट या डिसीज तो नहीं है। और यदि मान लो शादी हो गया है तो एटलीस्ट एंटीनेटल स्क्रीनिंग की जाए, जिससे हम ये पता लगा सकें कि जो बच्चा पल रहा है उस बच्चे में कोई सिकल सेल जैसी डिसीज तो नहीं है। डॉक्टर देवेंद्र, आपकी तरफ से क्या होगा फाइनल कमेंट और टिप ऑफ द डे क्या हो सकता है आज के लिए? ऑब्वियसली सिमिलर, अवेयरनेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जागरूकता बढ़ेगा तभी हम लोग एक सिकल फ्री सोसाइटी बना पाएंगे। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है हर एक पेशेंट, हर एक लड़का लड़की जो भी है, सबको सिकल का टेस्ट होना चाहिए और देख लेना चाहिए कि अपना सिकल स्टेटस क्या है, और सिकल स्टेटस के हिसाब से अपना आगे का जिंदगी बढ़ा पाए। बिल्कुल, और जो उपाय बताए हैं, जो इसके इलाज हैं, वो तो है ही। अपने आसपास के लोगों को आपको ज़रूर जागरूक करना चाहिए, खुद भी जागरूक अवेयरनेस इस बारे में लानी चाहिए, जो कि बहुत कम है इस बारे में। लेकिन साथ ही साथ घर में जिस तरह के प्रिकॉशंस कहे गए हैं डॉक्टर्स के द्वारा, उनको ज़रूर फॉलो करना है। और मेरी तरफ से ये कि आपको इसके लिए योग करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। ये भी बहुत हद तक आपके अंदर की जो ऑक्सीजन है, क्योंकि कहते हैं कि जब प्राणायाम करते हैं तो अंदर ऑक्सीजन जाती है, शुद्ध ऑक्सीजन जाती है, आपके ब्लड को अच्छे से सर्कुलेट होने के लिए वो जगह मिलती है। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप कपालभाति जैसा प्राणायाम कर सकते हैं। इसके अलावा मंडूकासन, उत्तानपाद आसन यदि आप करते हैं तो आपको बेहद लाभ इसके जरिए मिल सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप डॉक्टर की सलाह लिए बिना ही घर पर ही आसन करते रहें या प्राणायाम करते हैं, घर पर ही दवाइयाँ लेते रहें। हम हमेशा कहते हैं दर्शकों आपको कि कुछ भी छोटा सा भी, इतना सा भी यदि डाउट है तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। इसी के साथ आप दोनों का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद कि आप आए और इतना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए शुक्रिया। और हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन जारी है INS 24/7 पर खबरों का सिलसिला। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।